जाने और अनजाने में कई बार क्या होता है, आप अनभिज्ञ होते हैं और कई बार उस विशेष बात से विज्ञ होते हैं आप क्या करने जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक दिखाई दिया। वो ये दिखाई दिया कि जिस शहर की आबादी, जिस शहर में केवल 13 लाख लोग रह सकते हैं, जहाँ पे इतनी ही व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उन लोगों ने 65 से 66 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था करी। मित्रों, एक बार फिर आपका दूर देश से विश्लेषण में अभिनंदन। तो हम उस प्रयागराज के जनता के बहुत बहुत आभारी हैं और उनको साधुवाद देते हैं कि एक छोटे से शहर में जहाँ की जब व्यवस्थाएं केवल उनके तक के लिए सीमित थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि रोज़ाना 1 से 1.5 करोड़ लोगों को उन्होंने सुख सुविधा प्रदान करी। उनको जाने अनजाने कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई होंगी, उनको कई दुख दर्द सहने होंगे और हुए होंगे, परंतु उनकी सेवा भाव के देखिए आप, एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व के लिए और हमारे भारत के लिए। एक छोटा सा शहर जब चाहे तो वहाँ के लोग अपने आप को सेवा भाव में समर्पण कर सकते हैं, जो जाने अनजाने में हुआ। मैं इसलिए अनजाने में कह रहा हूँ क्योंकि वो तो प्रयागराज की जनता है, उनके पास तो सीमित साधन थे जो उनके लिए ही पूर्ण थे, लेकिन उन्होंने इतने लोगों को उन साधनों में समाया, उनकी व्यवस्था करी, तो ये अनजाने में हुआ। और जिन लोगों को सेवा के लिए नियुक्त किया था, वो बिल्कुल उन्होंने समर्पण के भाव से, सेवा के भाव से उन तमाम श्रद्धालुओं का ख्याल रखा, उनकी सेवा करी। ये सेवा का भी नशा होता है। खैर, अब नशे की बात आ रही है तो कुछ नेताओं की बात करते हैं। मुझे लगता है हमारे देश की जनता को, हमारे राज्यों की जनता को, कुछ नेताओं को नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। अब नशा मुक्ति बोले तो वो नशा नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये नशा है सत्ता का दुरुपयोग का, सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार का और अपने रुतबे का। ये काम शायद, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल सत्य है, ये जनता ही कर सकती है। इन कुछ लोगों को इस नशे मुक्ति के केंद्र में भेजने के लिए वो काम कर सकती है। जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक राजनेता को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा है। वो किसने भेजा है? जनता ने, जनता जनार्दन ने, आपके एक मत ने। अगर आपका एक मत सही जगह नहीं पड़ता तो शायद ये नेता नशा मुक्ति केंद्र में नहीं होता। अब इनको एहसास हो रहा होगा कि जो इन्होंने नशे के चक्कर में आके जो सत्ता का दुरुपयोग करना चाहा, नशे के मद में आके इन्होंने जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी, आज उसी का फल है। खैर,
अब मैं नशे की बात कर रहा हूँ, तो कुछ नेताओं को, कुछ राजनीतिक परिवारों को एक विशेष प्रकार का नशा और है। वो नशा है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, और आपकी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि आप मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति आप कितने वफादार हैं। वो ये कहते हैं आपकी योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितने कर्मठ हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए कितने समर्पित हैं, और आपका जो आपको कार्य दिया गया आप कितने निष्ठा से उसको पूरा कर रहे हो। आपके अंदर दृढ़ संकल्प का जो एक धारा होती है वो किस प्रभाव में चल रहा है, उसमें कितनी ताकत है, वो आपके क्वालिटी का एक आकलन नहीं है। आपके क्वालिटी का आकलन होता है आपकी वफादारी उस परिवार के प्रति। एक नशा ये भी है, आप देख रहे होंगे फ़िलहाल 2-3 दिन की राजनीतिक घटना घटी है साउथ में। 2 नेताओं को बहुत कुछ सुनने को, सहने को, समझने को मिल रहा होगा, और इन नेताओं की जो इनके लिए जो धर्म संकट है वो ये है, अगर वफादारी करते हैं इस परिवार के प्रति तो उनकी योग्यता पर सवाल उठते हैं, और यदि वो अपनी योग्यता दिखाते हैं तो परिवार उनका साथ छोड़ देगा। तो होगा क्या, ये जो 2 नेता हैं जो फ़िलहाल हाल ही के कुछ घटनाक्रम में इन पे उस पार्टी का, उन नेताओं का विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है जनता की तरफ से, और ये नेता यदि सत्ता पक्ष के विरोध में बोलें तो तब भी इनके लिए धर्म संकट है, अगर विरोध में बोलें तो धर्म संकट है। तो बोले क्या, इन नेताओं में योग्यता है, ये अपने क्षेत्र में अथवा केंद्र में कई पार्टियों में, अपने ही पार्टी में बड़े बड़े मंत्री पद पर रह चुके हैं, लेकिन क्या करें, यदि इनका अपने बॉस के प्रति या अपने उस राजनीतिक परिवार के प्रति समर्पण नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। ये किसका मानना है, जनता का नहीं, इनके बॉस का, इनके पार्टी के मुखिया का। और मुखिया तो अभी बचपन में ही घूम रहा है, कभी खिलौने से खेलता है, कभी आलू से खेलता है, कभी सोने से खेलता है, कभी पतंग से खेलता है, कभी रिलेशन में होता है वो तो। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में ऐसे नेताओं की ऐसी कुगत हो रखी है, वो ना घर के हैं ना घाट के हैं। इन नेताओं को ये भी समझ आ चुका है कि आज की जो जनरेशन है उनको पहचान है कि कौन सा नेता किस कैटेगरी में सेट होता है, और इनको ये भी पता है कि हम किस कैटेगरी में सेट होते हैं। लेकिन ये जो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। वो हमारे उत्तराखंड में एक, अब मुझे लगता है पूरे भारत में जो सनातनी है, यहाँ पे एक होता है पितृपक्ष और पितरों की सेवा। कहते हैं जो आपके पितर हैं, आप पितरों की सेवा नहीं करोगे तो आपको जीवन में कभी अच्छा मेवा नहीं मिलेगा। खैर वो तो एक धार्मिक बात है पितृ, इसको मैं राजनीतिक संदर्भ में कहूँ तो ऐसे ही फिट होता है कुछ राजनेताओं पे। वो भी यही चाहते हैं कि हमारे
जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी नेता हैं जो डाउन द लाइन हैं, वो उस पार्टी के पितरों को समर्पित हो जाएं, पितरों के प्रति उनकी समर्पण की भावना हो, और तभी जाके उनको भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। ये बात तो कुछ हद तक सत्य भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो बड़े पूर्वज हैं, उन्हीं के वंशज हम हैं, तो हम उन्हीं की विचारधारा पर चलते हैं और हमें सफलता मिलती है। लेकिन ये तो अपने को भी कहते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मैं तुमको मेवा दूंगा। लेकिन वो क्या मेवा दे रहे हैं इनको, ये इन 2-3 नेताओं को पता चल गया होगा। कुछ नेता तो इनकी सेवा करते करते, इस परिवार की सेवा करते करते स्वर्गवास ही पहुँच गए। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहा था, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन वो परिवार के प्रति, इन राजनीतिक पार्टियों के प्रति प्रतिबद्ध थे, समर्पण थे। सैल्यूट है इन नेताओं को, इनके समर्पण के भाव को। लेकिन इस समर्पण के भाव के साथ साथ ही इनके आचरण पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और कभी कभी देश की जनता को एक दुख भी होता है कि अरे यार, एक अच्छा नेता, एक अच्छा राजनीतिक नेता जो बहुत कुछ कर सकता हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, वो कैसे चंगुल में फंसा है, वो कुछ नहीं कर सकता। खैर मित्रों, एक बार फिर मैं प्रयागराज की जनता को उनका साधुवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 45 दिन तक अपनी सारी ताकत, तन मन, हो सकता है धन से भी श्रद्धालुओं की सेवा करी और इस महाकुंभ को सफल बनाया। ये साधुवाद के पात्र हैं पूरा प्रयागराज, वहाँ की जनता, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के नौजवान, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चा से बच्चा, बड़े से बड़े लोग, संपन्न गरीब लोग, जिन्होंने इस महोत्सव को बड़े हर्ष उल्लास से इसको मनाया और श्रद्धालु की सेवा करी। इनकी सेवा भाव को मैं सैल्यूट करता हूँ। यही सेवा भाव हमारे देश की जनता में होने चाहिए। जहाँ भी मौका मिले, किसी भी क्षेत्र में मिले, सेवा करने जरूर जाए, कैसे भी हो। उसमें चाहे एक आदमी की सेवा हो, चाहे 10 आदमी की सेवा, पशु की सेवा हो, दरिद्र की सेवा हो, समर्थी की सेवा हो, सेवा तो सेवा ही होती है। उस सेवा में मत देखना कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, ये किस धर्म से है या किस क्षेत्र से है। क्या प्रयागराज के वासियों ने सब देखा कि कौन कहाँ से आ रहा है, मैं इसकी सेवा क्या करूँ? नहीं, एक ही भाव था कि इस प्रयागराज में क्षेत्र में जो आ रहे हैं वो सब हमारे मेहमान हैं, और मेहमान नवाजी कैसे होती है हमने इन लोगों से सीखना है। मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही कुछ। फिर मिलते हैं आपको कुछ नए अंदाज में अगले विश्लेषण में। तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।